As I told you, the conidiophore, as I told you, the conidiophore arise from the mycelium which grow as a intercellular mycelium, it means within the cells of host. तो इसने जो इरेक्ट फॉर्म में ब्रांचेस निकल रहे हैं जिसे हमने कॉनिडियोफोर कहा है, ये स्टोमेटा के थ्रू निकलते हैं और एक ग्रुप में निकलते हैं. देन नाउ कॉनिडियोफोर इमर्ज इन अ ग्रुप ऑफ 3 to 5. जो कॉनिडियोफोर निकलते हैं उनके एक ग्रुप में 3 to 5 कॉनिडियोफोर हो सकते हैं और 3 से 5 समूह में कॉनिडियोफोर स्टोमेटा से बाहर निकलते हैं एक साथ. ईच कॉनिडियोफोर इज स्ट्रेट और स्लाइडली कर्व्ड. हर एक कॉनिडियोफोर या तो सीधा होगा या फिर हल्का सा कर्व्ड होगा, समवॉट कर्व्ड. जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉनिडियोफोर स्टोमेटा से निकल रहे हैं. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द लीफ सरफेस प्रेजेंट होते हैं. मीन्स इनका माइसीलियम न्यूट्रोफिल सेल्स में जाल की तरह फैला हुआ है. कॉनिडियोफोर की एपेक्स पर या शीर्ष भाग पर कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है. कॉनिडिया का फॉर्मेशन कहाँ होगा? कॉनिडियोफोर पर होता है. कॉनिडिया डीप ब्राउन कलर की होती हैं, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है. बेसिकली जो कॉनिडिया का मेजरमेंट होता है वो 80 to 100 माइक्रोन इनकी लंबाई होती है और 15 to 16 माइक्रोन इनकी चौड़ाई होती है. तो कॉनिडिया का मेजरमेंट कितना है? 80 to 100 इंटू 15 to 60 माइक्रोन कॉनिडिया का मेजरमेंट है, जो कि कॉनिडियोफोर के एपेक्स पर अराइज हो रही हैं, कॉनिडियोफोर के शीर्ष पर उत्पन्न हो रही हैं. बेसिकली दिस कॉनिडिया आर सेप्टेड. ये कॉनिडिया कैसी होती हैं? सेप्टेड होती हैं, मीन्स इसमें पट पाए जाते हैं. और नंबर ऑफ सेप्टा इज यूजुअली 4 to 6. इसका नंबर ऑफ सेप्टा कितना है? 4 to 6. लाइक दिस कॉनिडिया, ये दिस इज ए कॉनिडिया एंड दीज आर सेप्टा. 1 2 3 4 5. These are 5 सेप्टा. तो कॉनिडिया कैसी हैं? यूजुअली लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है. इनका मेजरमेंट 80 to 100 माइक्रोन इंटू 15 to 16 माइक्रोन है और ये सेप्टेड होती हैं. जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये कॉनिडिया जर्मिनेट हो जाएंगी और जर्मिनेट होने के बाद आफ्टर द जर्मिनेशन दे इन्फेक्ट न्यू पैथोजन और न्यू प्लांट, न्यू होस्ट प्लांट. दे इन्फेक्ट न्यू होस्ट प्लांट एंड वर्क एज अ पैथोजन फॉर द होस्ट प्लांट. ये होस्ट प्लांट पर पैथोजन की तरह कार्य करेंगे और उसको इन्फेक्ट करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे. मीन्स हियर कॉनिडिया आर अ पेरिनेटिंग बॉडी और पेरिनेटिंग पार्ट ऑफ द डिजीज और द पैथोजन. ये कॉनिडिया ही हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शन वन जनरेशन टू वन जनरेशन और वन प्लांट टू अनदर प्लांट कैरी होता है. नाउ एज आई टोल्ड यू, कॉनिडिया कैसी है? कॉनिडिया के थ्रू इसमें इन्फेक्शन हो रहा है. तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो कॉनिडिया अगर सीड्स पर बाहर चिपकी हुई हैं या डैब्रीज कचरे में जो पड़ी हुई हैं तो ये न्यूली इमर्जिंग प्लांट को या न्यूली क्रॉप को ये इन्फेक्ट करेंगी. इस बिहाफ पर हम नेचर एंड रिकरेंस ऑफ डिजीज़ का डिस्कशन करते हैं. जैसा कि मैंने आपको कहा, कॉनिडिया इसकी पेरिनेटिंग बॉडी है, या तो सीड सरफेस पर या डैब्रीज पर या सॉइल में ये सर्वाइव करती हैं ईयर टू ईयर. Then we can say the nature of the disease is externally seed borne. मीन्स इसमें जो पैथोजन है, जो रोग कारक है, जिससे कि मैंने यहाँ कॉनिडिया कहा है. कॉनिडिया किसका रोग कारक है? इस पैथोजन की जो कॉनिडिया है ये सीड की आउटर सरफेस पर चिपकी रहती है. मीन्स बार्ली का सीड है ये, इसकी आउटर सरफेस पे कॉनिडिया प्रेजेंट रहती हैं जो कि पेरिनेटिंग करती हैं और एक साल से या एक ईयर, 1 year टू अनदर ईयर इस डिजीज़ को कैरी करती हैं. कॉनिडिया रिमेन ऑल्सो विद इन द सॉइल और विद इन द हस्क. नाउ एक्सटर्नली सीड बॉर्न, द डिजीज़ ओरिजिनेट फ्रॉम कॉन्टामिनेशन ऑफ द सीड्स. डिजीज़ कैसे होगी? अगर हमने ऐसे सीड्स को ग्रो किया है, ऐसे बीज को हमने क्रॉप के लिए चूज़ किया है जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन है, कॉन्टामिनेशन है, उसकी सरफेस पर इसके जो पैथोजन है, इसका जो पेरिनेटिंग प्लांट पार्ट है या पेरिनेटिंग पैथोजन पार्ट है जिसे हमने कॉनिडिया कहा है, वो लगी हुई है और हमने ऐसे बीज को ग्रो कर दिया, सो कर दिया उसको, तो ये डिजीज़ आगे फॉलो होगी. That's why the disease is externally seed borne. The disease originate from contamination of the seeds prior to sowing. Means बिफोर सोइंग, आप उसको बो रहे हो, फसल को आप ग्रो कर रहे हो,
बीज को बो रहे हो उससे पहले ही अगर सीड्स में कॉन्टामिनेशन हो गया और आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं किया और आपने एज इट इज़ उसको ग्रो कर दिया, मीन्स जैसे ही आपने सीड्स को ज़मीन में बोया है उसके साथ ही वो कॉनिडिया भी चलेगी। तो जब सीड जर्मिनेटेड होगा, आपको पता है कि सीड ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर फॉर द जर्मिनेशन, एंड एज आई टोल्ड यू कॉनिडिया ऑल्सो जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन कॉनिडिया का जर्मिनेशन भी वाटर की प्रेजेंस में ही होता है। तो जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो उस पर लगी हुई कॉनिडिया का जर्मिनेशन भी होगा और ये डिजीज़ आगे पेरिनेट हो जाएगी। इफ़ कॉन्टामिनेटेड सीड्स आर सोन, अगर हमने कॉन्टामिनेटेड सीड बो दिए, द डिजीज़ बिगिन फ्रॉम द सीडलिंग स्टेज एंड जनरली ऑल द शूट्स ऑफ अ स्टूल आर बीइंग इन्फेक्टेड। मीन्स अगर आपने जो बीज बोए हैं उन्हीं में कॉन्टामिनेशन है तो उससे निकलने वाले सारे जो प्लांट्स हैं, शूट्स हैं, सब में ये इन्फेक्शन होगा और ये डिज़ीज़ पूरे प्लांट को या एक स्टूल के पूरे शूट्स को ये इफ़ेक्ट करेगी और ये डिज़ीज़ पूरे प्लांट में सीवियर फॉर्म में फैल जाएगी। दैट्स वाई द डिजीज़ इज सीड बॉर्न। हियर द नेचर ऑफ डिजीज़ इज एक्सटर्नली सीड बॉर्न, मीन्स ये पैथोजन कहाँ है, इस सीड की बाहर सरफेस पर लगा हुआ है। मीन्स हम इस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इस डिजीज़ को हम होने से रोक सकते हैं। इफ़ अगर पैथोजन इंटरनली सीड बॉर्न होता, पैथोजन अंदर होता तो हमें सीड बाहर से हेल्दी दिखाई देता और हम इसका प्रिकॉशन नहीं कर पाते, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। बट हियर द पैथोजन इज़ एक्सटर्नली सीड बॉर्न और पैथोजन कहाँ लगा हुआ है, सीड के बाहर सरफेस पे लगा हुआ है। तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो इस डिजीज़ को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ द कंट्रोल मेजर ऑफ द डिजीज़। एट फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको कहा कि पैथोजन इस सीड की सरफेस पर लगा हुआ है, मीन्स हम अगर सीड का ट्रीटमेंट करें तो इस डिजीज़ को होने से रोक सकते हैं। जैसा कि आपको पता है पैथोजन इज़ अ फंगस, जो इसका पैथोजन है एक फंगस है, मीन्स इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ फंजीसाइड्स का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ फंजीसाइड्स हम इसके ट्रीटमेंट में लेंगे। तो बेसिकली जो स्टेप डिजीज़ ऑफ बार्ले है, इनके सीड्स के ऊपर जो कोनिडिया लगी रहती हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जिस फंजीसाइड को यूज़ करते हैं इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड इज़ अ ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स। ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स जो है बहुत इफेक्टिव फंजीसाइड है। अगर हमने सीड्स लिए और ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स के सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए डिप कर दिए तो उसके ऊपर जो कोनिडिया हैं वो रिमूव हो जाएंगी और उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, डीएक्टिव हो जाएंगी। देन आफ्टर हम उन्हें वॉश करके अगर ग्रो करते हैं तो हमारे पास एक हेल्दी क्रॉप हमें मिलेगी भी। नाउ on the behalf of seed treatment we have some other options. Most effective is the use of resistant variety। जैसा कि मैंने आपको बताया बार्ले की कुछ स्पीसीज़ इस डिजीज़ के लिए बहुत ससेप्टिबल हैं, बहुत जल्दी से इस डिजीज़ के पैथोजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इस डिजीज़ को आगे कैरी करती हैं। बट इसी बिहाफ पर बार्ले कुछ इस तरह की स्पीसीज़ भी हैं जो कि इस डिज़ीज़ को होने से रोकती हैं और ये डिज़ीज़ आगे नहीं फैल पाती। अगर हम बार्ले की इन किस्मों को या इन वेराइटीज़ को यूज़ करते हैं तो दीज ऑल वेराइटीज़ आर रेसिस्टेंट फॉर द स्टाइप डिजीज़ ऑफ बार्ले। दीज आर K12, CN22, CN42, 72 also, K40, K69, K572 and 22 also, 64 also and 29 also. These all are resistant varieties for the staph disease of barley. Except these control measures, we also have some cheapest method for the control of staph disease of barley. This most important is a solar treatment of the seeds. अगर हम बीजों को, जैसा कि मैंने कहा कोनिडिया सरफेस पर लगी हुई हैं, इसको हम सोलर ट्रीटमेंट करके भी कोनिडिया को रिमूव कर सकते हैं और एक हेल्दी क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं। सोलर ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले आपके जो क्रॉप के लिए कल्टीवेट करने के लिए सीड आपने सेलेक्ट किए हैं उनको आप लगभग 4 घंटे के लिए पानी में डीप उसमें सोकिंग करेंगे, पानी में भिगो के रखेंगे ड्यूरिंग मई और जून के मंथ में। ये जो सोलर ट्रीटमेंट है मई और जून मंथ में ही किया जाता है बिकॉज इस समय जो सोलर रेडिएशंस हैं प्रॉपर अपनी इंटेंसिटी और हाईएस्ट अमाउंट पे होती हैं। तो बिफोर द सीड ट्रीटमेंट, सोलर ट्रीटमेंट, सीड्स आर सोक्ड इन वाटर फॉर 4 आवर्स। बीजों को 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कभी भी इसको आप सोकिंग कर दो। सोकिंग का टाइम फिक्स है इसके अंदर, मॉर्निंग 8 AM से लेके 12 नून तक। मॉर्निंग 8 AM टू 12 नून, दिन के 12 बजे तक आपको इन 4 घंटे के लिए पानी में आपको बीजों को भिगोना है। देन
इसके बाद आपको खुले आसमान में सनलाइट के नीचे इन सीड्स को स्प्रेड करना है एंड देन ड्राइड बाय स्प्रेडिंग इन थिन लेयर फ्रॉम 12 नून टू 4 PM। एक थिन लेयर के फॉर्म में आप रात दिन के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक इसको सोलर ट्रीटमेंट देंगे। देन कलेक्टेड फॉर द एंड द सीड्स आर रेडी फॉर सोइंग। Okay, on the behalf of this cheapest method we can control the disease which is the most effective disease of barley is stripe disease. Now we explain the disease with the help of diagram. मैं इसे diagram की help से explain करती हूँ। This is a diagram of stripe disease of barley. Is a infected barley plant. ये infected barley plant है। इसके लीफ पर पैरेलल फॉर्म में स्टेप्स बनी है। न्यूली लीफ शीट पर यहाँ इसमें स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। These are pale leaf spots and converted into stripe. Is a infected ear. Now here are conidia formation occurs. ये जो conidiophore arise हो रहा है between the cells from the stomata and these are conidia. The strips of on the leaves also appear like this with the small spots. Small spots के साथ साथ लीफ पर हमें black strip भी दिखाई देती हैं। अगर इसके हम इंटरसेलुलर माइसीलियम की बात करें तो लीफ के अंदर जो स्पेस है सेल्स के बीच में, यहाँ ये इंटरसेलुलर माइसीलियम ग्रो कर रहा है। इस इंटरसेलुलर माइसीलियम, इसका जो स्टोमेटल पार्ट है स्टोमेटा से ये बाहर जो निकल रहे हैं इरेक्ट फॉर्म में, दीज आर कोनिडियोफोर. Conidiophore arise as a erect or somewhat curved from the stomata and it bear a produce conidia at its apex part. इसके apex part पे conidia को produce करते हैं. As I told you, conidia germinate in the presence of water. जब इन conidia को favorable condition में water मिलता है तो germinate होती हैं और न्यूली प्लांट को ये पैथोजन इन्फेक्ट करते हैं, डिजीज़ को आगे कैरी करते हैं. अगर इन्फेक्टेड प्लांट पर सीड का फॉर्मेशन हो भी जाता है, दीज आर इन्फेक्टेड सीड, तो ये बहुत ही लाइट होते हैं और हस्क जितना इतना लाइट वेट होता है. दे हैव नॉट एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू और न्यूट्रिटिव नेचर. दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्ट्रेप डिजीज ऑफ बार्ली.